नमस्कार, मैं अशोक व्यास और मेरे साथ फ्रेम में तो दिखाई दे रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कितने उत्साह के साथ में वो फूलों और प्रेम के प्रकाश को लेकर दिखाई दे रहे हैं। बात जब हम राजनीति की करते हैं तो अक्सर हम जब सेक्युलरिज्म शब्द लेकर चलते हैं तो हमें कहीं ना कहीं अचेतन में ऐसा आ जाता है भाव कि भाई धर्म को राजनीति से अलग रहना चाहिए। पर क्या सचमुच ये संभव है? और क्या संबंध है धर्म का और राजनीति का, विशेष करके जब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं? क्या अगर आपको कोई ये कहे कि आप अपने पड़ोसी का ख्याल रखें और ये बात बाइबल में से होके आ रही हो तो इसलिए क्या वो स्वीकार्य नहीं होगी? क्या अगर कोई आपसे वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है, इस संबंध को अपनाते हुए अपने आचरण को तय करने की बात करे तो क्या वो राजनीतिक दृष्टि से गलत बात है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में अमेरिका में कांग्रेस के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए एकम सत विप्रा बहुधा वदंती का उल्लेख भी किया था, यानी सत्य एक है और विद्वान लोग उसको अलग अलग तरह से व्यक्त करते हैं। तो क्या बात है जो राजनीति को और अधिक पुष्ट करने के दृष्टि से धर्म से होकर आती है भारत के संदर्भ में? उसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारत से आए हुए एक ऐसे मैं कहूँगा तपस्वी हैं जो कि राजनीतिक दल के साथ में स्पोक्स पर्सन के रूप में भी जुड़े हुए हैं। तो जयेश व्यास जी का स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार अशोक भाई। जयेश जी, राजनीति की तरफ जाने से पहले, धर्म के परिचय से भी पहले, भारत जब आप सुनते हैं तो क्या भाव आपके अंदर आता है? जब हमारे मन में भारत आता है तो एक हम बार बार कहते रहते हैं कि ये एक सिर्फ भूमि नहीं है, अणु अणु में जहाँ पर वास होता है। जैसे हम धर्म की बात, आपने बहुत अच्छी नींव रखी। शुरुआत में मैं थोड़ी अलग बात करूँगा कि जब हम बोलते हैं कि विष्णु जी, तो अणु का मतलब होता है सूक्ष्म। एक परिवेश में हम बोलते हैं कि अणु मतलब एक उनका परिवेश में सूक्ष्म, और विश्व का अर्थ होता है प्रवेश। तो सूक्ष्म का प्रवेश जब हम करते हैं, सटल सेंस, जो सटल जी चीज़ों होते हैं उनका जब हमारा अभ्यास होता है तभी हम अध्यासों से मुक्त होते हैं। जो हमारी कई संरचनाओं में हम भ्रमणाओं के जगत में जीते हैं तो उनसे परिमुक्त होकर हम पहली बात आती है। तो भारत की जब बात निकलती है तो पहली एक बात आती है कि पूरी एक पर्सोनिफिकेशन ऑफ टिपिकल वन एनर्जी, कि जहाँ पे हम लोग जुड़ते हैं एक दूसरे से। ये योग की भूमि है, भारत योग की भूमि है और भारत की अपनी एक चित्ती है। तो भारत के मन और मस्तिष्क में हम जब आते हैं तो न केवल नदियाँ, न केवल पर्वत और न केवल हमारे वन और वन रचना, मगर एक अपने आप में एक एनर्जी का पर्सोनिफिकेशन होता है। और वहाँ पे जब हम जाते हैं, जीते हैं, हम जहाँ पे जाके हमारा श्वास चलता है तो एक बात आती है अंदर की भूमि के अंदर कि जहाँ पे तपस्वियों की भूमि है। और तपस्वियों की भूमि में जब एक चेन बनती है तो चेन के हिसाब से कोई भी अंदर छोटी भी कड़ी वहाँ पे छूट न जाए, तो उनके लिए साधु संत व्यवस्थापक, न सेवर साधु संत, साथ में कई राजनीतिक लोग वो भी साथ में आगे लेके चलते हैं। तो भारत एक पूरी देखा जाता है तो बोलते हैं कि तो भारत की भूमि, मगर जब योग की बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भारत एक ब्रह्मांड के साथ जुड़ता है, क्योंकि पिंडेसो ब्रह्मांडे ब्रह्मांडेसो पिंडे। अब यहाँ पर अगर मैं वापस थोड़ा सा बात को समझिए कि थोड़ी सी मैं उसको कट कर रहा हूँ विस्तार की दृष्टि से, क्योंकि वैसे तो पूरा ब्रह्मांड और यथा पिंडे पिंडे तथा ब्रह्मांडे वो तो बात अपने स्थान पर है, पर फिर अब आपको राजनीतिक स्वरूप में जब आप लेते हैं तो भौगोलिक सीमाएं हैं, क्योंकि भौगोलिक सीमाएं हैं तभी आप उसकी सुरक्षा की बात करते हैं, तभी पड़ोसी राष्ट्रों के साथ आपके कैसे संबंध है वो सारी बातें आती हैं। ये जो बात है जो कि हमने राष्ट्र के संबंध में कही, अब उसको व्यक्ति के संदर्भ में लेकर आ जाते हैं। 1947 के बाद से जो भारत और पाकिस्तान विभाजित होकर दो राष्ट्र बने और फिर भारत ने जिस तरह का स्वरूप अपनाया, और जो पहले से रहा था कि सभी धर्म या मज़हब या जो रिलीजन है वो सब एक साथ को एग्जिस्ट करें, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण ऐतिहासिक रूप से हमें मिलते हैं। पर आपको क्या व्यक्तिगत रूप से लगता है ये जो मॉडल अपनाया गया भारत के लिए, उसमें कहीं ऐसा एक संभावना रह गई क्या कि आपस में सांप्रदायिक सद्भाव छूट जाए या
खींचतान हो, या ऐसे बहुत सारे उदाहरण 1947 के बाद हमें देखने में मिलते रहे हैं। हाल ही में भी जम्मू कश्मीर में जो हुआ या अन्य कुछ स्थानों से जो समाचार आते हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? एक बात हम फिर से बोलते हैं कि भारतवर्ष हमारा मूलतः, हम भारत की भूमि की बात करते हैं और अध्यात्म और धर्म के साथ जब जुड़ते हैं पूरी राजनीति में, राजनीति नहीं कहूँगा मैं, राष्ट्रनीति कहूँगा, तो तभी बात सबसे पहले ये आती है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। तो धर्म की जब हम रक्षा करते हैं तब धर्म हमारी रक्षा करता है। और धर्म और संप्रदाय अपने आप में एक पूरा एक डिबेट अलग से हो सकती है। धर्म की परिभाषा होती है कि अशोक भाई और जयेश भाई अपनी पुत्री के साथ, अपने पुत्र के साथ, अपनी माता के साथ, अपने विविध जो संबंधों के साथ जो हमारी भूमिका रहती है, और वो भूमिका की जब एक संरचना बनती है कि ऐसे लोगों के प्रति हमारा कैसे व्यवहार होना चाहिए, और इनका एक कोड ऑफ कंडक्ट जैसे बोल सकते हैं कि ठीक से ढंग से सब संबंधों की व्यवस्था, जैसे व्यक्तिगत संबंधों की व्यवस्था, व्यक्ति और राष्ट्र के साथ अपनी एक संबंधों की व्यवस्था, वो जब एक लिखित बन जाती है, कि एक व्यवस्था बन जाती है, उनको हम धर्म कह सकते हैं। और उनकी जब रचना होती है तो उनके साथ हमारे आर्ष दर्शन वाले जो हमारे ऋषि परंपरा में लोग हुए, वो पूरी आर्ष दर्शन जो बोलते हैं कि दार्शनिक लोग रहे, और दार्शनिक व्यवस्थाओं के साथ आपको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। वो टिपिकल कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं बोलूँगा, मगर एक पूरे लोग अवस्था में से जब व्यवस्था बनती है, अपने आप में जो लोग अवस्था में होते हैं उनमें से एक निपज होती है, उनमें से जब व्यवस्थाएं बनती है, वो राजनीति की व्यवस्था हो जाए, वो व्यक्तिगत संबंधों की व्यवस्था हो जाए, तो उनको हम जब धर्म कहते हैं। फिर धर्म को लिखित करने वाले लोग, धर्म के आगे लोग पहचानने बताने वाले लोग, वो हो सकता है संप्रदाय में विभाजित हो गए। मगर भारत की मूल स्वभाव जो बोलते हैं, मूल स्वभाव, तो मूल स्वभाव क्या है कि मूल स्वभाव होता है कि जियो और जीने दो दूसरों के साथ, हम अपने आप की रक्षा करें। भारत में हम देखते हैं कि पूरी की यज्ञ व्यवस्था, यज्ञ का मतलब सिर्फ आहुति अग्नि में हम देते हैं, वो आहुति नहीं है। हम देश के लिए, समाज के लिए, हम हमारी स्थिति में से जो अपना योगदान देते हैं उनको भी आहुति कही जाती है। और वो स्थितियों में जब हम बात करते हैं तभी वो स्थिति को रक्षण करने वाले लोग, तो ऋषि परंपरा एक अपनी धर्म परंपरा को आगे ले जाते थे, और राष्ट्रनीति जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, उनको लगा कि ये धर्म जो नियत किया गया, उनसे बाहर जाके कुछ लोग अच्छे लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो उनके साथ कैसे व्यवहार किया जाए। देखिए, मैं सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। अब क्या यहाँ पर आकर जो बात है ना, वो कई धरातल पर एक साथ चलने लग जाती है। क्योंकि जब आप धर्म से बाहर की बात कर रहे होते हैं तो धर्म और अधर्म, तो उसमें जो कौरव पांडवों का युद्ध है या जो रावण का राम जी के साथ, तो वहाँ तो सारे के सारे एक ही धर्म के मानने वाले हैं। एक ही धर्म के का मतलब हम उनको अब हिंदू कहते हैं, या सनातन धर्म उस परंपरा से आते हैं। तो वो जो एक सचमुच में तो हिंदू शब्द किसी ग्रंथ में है भी नहीं, वो तो एक पूरे जीने की शैली के साथ आक्रमण के बाद हुआ सब। हाँ, लेकिन अभी का जो संदर्भ है, जहाँ की हम राजनीतिक दृष्टि से भी बात करें, उस पर भी आने से पहले हम सीखते क्या है, वो हमारे संस्कार बनाता है। और उसमें कुछ तो आप घर में क्या परिवेश है, आपस में कैसा व्यवहार घर के सदस्य कर रहे हैं, उससे सीखते हैं। कुछ स्कूल में भी सीखते हैं। तो घर की बात को रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए, स्कूल की तरफ चलते हैं। तो जितनी बातें आप बता रहे हैं उसमें से बहुत सारी बातें या उस तरह की बातें स्कूली शिक्षा में बच्चों तक नहीं पहुंची हैं। विशेष करके धर्म नहीं पढ़ाया जाए, या बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि भारत में यूनिवर्सिटीज़ में आप श्रीमद् भगवद गीता पर पीएचडी भी नहीं कर सकते थे। इस तरह की स्थितियां रही हैं। इस सब ने क्या प्रभाव डाला है? बहुत अच्छी, ये अशोक भाई आपने स्पेसिफिक जब सवाल पूछते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसा ही हुआ। भारत की हमारी मूलतः जो मूल चेतना है, मूल आत्मा जिसको बोलते हैं, कि हमारा सोल, सभी पूरे विश्व में ये लोग मानते हैं, तो मूल सोल के ऊपर जैसे बोलते हैं ना, उनको कुंठित किया गया। और वो कुंठित जब होती है चेतना, और जो राष्ट्र के पूरे नागरिकों के ऊपर उनके जाने अनजाने में उनकी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होती है। और सही है, 47 के बाद, 1947 के बाद जो तरीके से हमको आगे बढ़ना चाहिए वो भी नहीं हुआ, वो नहीं भी हुआ। वो बहुत स्पष्ट के मत के हिसाब से कहते हैं कि होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। अभी एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत भारत की पूरे विश्वविद्यालयों में, स्कूली शिक्षाओं में भी हम मानते हैं भी भगवत गीता को भी पढ़ाना शुरू कर दिया है। और भगवत गीता हम जब कोई बोलते हैं दूसरे लोग कि अगर ये सांप्रदायिक ग्रंथ है
तो ये भी न मानने वाली बात है, क्योंकि पूरे विश्व में महात्मा गांधी जी ने भी भगवत गीता की बात की। भगवत गीता ये ऐसा ग्रंथ है कि पूरा विश्व उनको मानता है। इज ए टीचिंग्स, यू कैन नॉट उनको हम ऐसा नहीं बता सकते कि भगवत गीता का मैं ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे कि डेविल्स एडवोकेट कहते हैं। जो बात आप श्रीमद् भगवत गीता के बारे में कह रहे हैं, वो अगर मैं ईसाई मत को मानने वाला हूँ तो मैं कहूँगा कि बाइबल में भी है, वो मनुष्य के कल्याण के लिए। अगर मैं अपने जिस भी परंपरा से मैं आता हूँ, मैं कहूँगा कि ये हमारा जो गुरु ग्रंथ साहब है ये, या अमुक ग्रंथ जो भी है, जहाँ से भी आ रहा हूँ, तो वहाँ आकर जब आप इस तरह के परिवेश में हैं जहाँ कहीं ना कहीं आपने भारत के संसाधनों को वितरित करने में भी इस बात का ध्यान रखा है कि ये अल्पसंख्यक हैं तो इनको अतिरिक्त देना चाहिए ध्यान, या अगर ये मदरसे में जाके पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार है वहाँ भी होगा, जो कि मौलवी हैं उनको प्रमुख मासिक भत्ता दिया जाए या अन्य जो भी है। इस बात के कंटेक्स्ट में जब आप जो अभी आपने कहा उस पर आके जी, एक स्पष्ट बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी का मन और मस्तिष्क में बात थी, वही बात लेकर हम सालों तक जनता जनार्दन में रहे, उनकी सेवा करता रहे, कार्य के हिसाब से सब छोटे बड़े कार्यकर्ता अपना काम करते रहे। लोकशाही की जब बात करते हैं, डेमोक्रेसी में लोग तभी आपके साथ जुड़ते हैं कि जब उनके मन मस्तिष्क में, हृदय में कोई छुपी हुई बात, कोई दमन की हुई बात, वो जब उनके साथ कनेक्ट होते हैं और वो बात लेके हम जनता के पास जाते हैं, और न केवल जाते हैं, ओवरनाइट नहीं गए, सालों तक जनसंघ और उनकी व्यवस्थाओं के लेके बात करते करते, सेवा करते करते हम लोग गए। और जब लगे नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में कि हमने जो कहा है वो किया है, और जब तभी हमने बात की कश्मीर की, 370 की बात की, लोगों की जनता जनार्दन का पूरा हमारे साथ सहयोग रहा, और साथ में ऐसे ही सहयोग रहा राम जन्मभूमि के बारे में। अभी आप जो बता रहे हैं उनके बारे में बात करता हूँ, कॉमन सिविल कोड, मैं वहां पे आ रहा हूँ जी। मैं 1 मिनट के लिए विराम देता हूँ आपको। और बहुत सारे वादे पूरे हुए भी हैं और बहुत सारे वादे न भी रहे हों, लेकिन जिस तरह की अपेक्षा रही है वहाँ पे धीरे धीरे काम हो रहा है। पर इस चर्चा को हम जारी रखते हैं जयेश जी के साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद। धर्म और राजनीति पर जयेश व्यास जी के साथ। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के साथ साथ स्वयं अध्ययनशील भी रहे हैं, आपने ग्रंथों का अध्ययन भी किया है। पर मनुष्य के मन का अध्ययन करते हुए जब हम मन की बात की तरफ ले जाते हैं जयेश जी को, तो हमारी बात को जारी रखते हुए जो मन की बात का महत्व, विशेष करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रेडियो प्रोग्राम का क्या लगता है, गुजरात में क्या लगा आपको उसका प्रभाव? पूरी तरह से नरेंद्र भाई जब जुड़ते हैं किसी के साथ, तो हम यही थोड़ी देर के पहले जो बात कर रहे थे कि लोगों के मन के अंदर जो घटना है, कुछ बातें हैं, कुछ सजेशंस हैं, कुछ अपनी बात है, तो उनके साथ जुड़ने का एक अद्भुत तरीका नरेंद्र भाई ने निकाला। हालांकि उनकी छोटी छोटी बातें, व्यवस्थाओं में रही कुछ बातें, कुछ जहाँ से जो उनके सूचना आते हैं, तो उनको इस तरह से सुना जाता है कि जैसे मैं कहूँगा कि चींटी के पैर में जब नुपुर की झंकार होती है और वो सुनने की क्षमता एक सटल सेंस में आती है। तो कहने वाली बात और उनको बताने वाली बात एक दूसरे के इस तरह से जुड़ते हैं कि एक छोटी के प्रति संवेदनाओं को वो वहाँ से एक संजोते हैं, अपनी बात प्रधानमंत्री तक पहुँचाते हैं। और ये मन की बात में ये भी कहूँगा कि नरेंद्र भाई की जो अपब्रिंगिंग हुई है, अपब्रिंगिंग के बारे में हम देखते हैं तो हर तरह से जो स्थितियों में, परिस्थितियों में वो गुजर कर एक स्थिति के पर, एक अवस्था का वो जब पहुँचे हैं, तो तभी मैं कहूँगा कि लोगों के साथ जुड़ने की बात, एक धरातल के साथ जुड़ने की बात, और वहाँ से आई छोटी छोटी बातें, इश्यूज़, कुछ सजेशंस, उनको लेके आगे चलते हैं। तो आपके साथ मैं भी ये याद करूं कि वो बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जो छवि है उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हुए भी उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य हुए, जैसे हम धर्म और राजनीति की चर्चा कर रहे हैं, तो उन्होंने भारत की सांस्कृतिक धरोहर के प्रति जो
एक सम्मान का भाव दिखाया, उसको भी बहुत सराहना के साथ देखा जाता है। उसी कड़ी में उन्होंने जो CAA के कानून को पारित कराया था, जिसके अंतर्गत हमारे कुछ दर्शकों के लिए फिर से रिकलेक्ट करूं कि जो भारत के आसपास के कुछ ऐसे देश रहे हैं, वहाँ पर अल्पसंख्यकों के साथ 1947 के बाद में जो व्यवहार हुआ है, जिसका आप अगर जांच करेंगे तो पता चलेगा पाकिस्तान में कितने प्रतिशत हिंदू जब स्वाधीन हुआ था तब और अब कितने प्रतिशत रह गए, और आए दिन उस देश से बालिकों के अगवा करे जाने की या जबरन धर्म करने की या अमानवीय व्यवहार की कई समाचार आते रहते हैं। तो वो सारे परिप्रेक्ष्य में ये था कि भाई जो हिंदू हैं वो या जो अल्पसंख्यक वहाँ पर प्रताड़ित होते हैं, चाहे सिख हैं, ईसाई हैं, वो उनके लिए एक नागरिकता देने का प्रावधान, और उसमें भी बहुत सारे प्रोविजंस है, यानी ऐसा ब्लैंक चिट नहीं था। पर उसको लेके जो आंदोलन हुआ, बहुत ज़्यादा आंदोलन ने उसका राष्ट्र की आर्थिक स्थिति पर धक्का दिया। उसने लोग असुविधाएं हुई, लेकिन वो सचमुच में लागू अभी तक नहीं हुआ है। CAA का जब हम बात की प्रावधान की बात करते हैं, तभी मैं कुदरती न्याय के संगत भी इनको बताऊंगा। जो प्राकृतिक न्याय की व्यवस्था होती है, उनके अंदर ये जरूर से माना जाना चाहिए कि जो भी अपनी व्यवस्थाएं मानने वाले लोग, देखिए अब भारत की व्यवस्थाओं में जो अपने धर्म को मानता है, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, क्रिश्चियन समुदाय हो, कोई भी समुदाय हो, अपने आप को जो अल्पसंख्यक मानने वाले लोग हैं, तो हमको तो उनको अल्पसंख्यक को गिनने के बावजूद भी हम पारसी को याद करेंगे। जब पारसी कम्युनिटी भारत में आई सालों पहले, शताब्दियों के पहले, आज भी भारत में वो अच्छी तरह से रह रहे हैं। न उनके प्रति दुर्व्यवहार होता है, न वो किसी के प्रति दुर्व्यवहार करते हैं। हमारे जो पड़ोसी मुल्क में, पाकिस्तान की हम ठीक से अगर बात करें, बांग्लादेश भी कर सकते हैं, वहाँ पर जाके हिंदुस्तान के मतलब हिंदू धर्म के आस्था रखने वाले लोग आज देखिए कि विविध जगहों पे उनकी बहन बेटियों के साथ जब दुर्व्यवहार होते हैं, और हिंदुस्तान के और हिंदू धर्म के बात करने वाले लोग वो जरूर से भारत में आएंगे। भारत में तो सभी के साथ रहेंगे। उनको जब प्रावधान की हम बताते हैं कि उनको जब इम्प्लीमेंटेशन की बात, मैं जरूर से कहूँगा कि भारतवर्ष में उनके प्रति ऐसे सही में जो हम बात लेके आए माननीय नरेंद्र भाई, अमित भाई साहब, तो उनके साथ उनके प्रति जो आंदोलन की बात है, मैं जरूर से कहूँगा कि पूरे इट इज़ ए एंटी नेशनल एलिमेंट्स में कहूँगा। मैं कोई बात में उनको ढक के रखने वाली बात नहीं है। उनको बात को समझाने के लिए पूरे भारतवर्ष में राष्ट्र में कार्यकर्ताओं के तौर पे, सरकारी तौर पर उनको बताने की, समझाने की बात की गई। अच्छा, तो जय जी, मैं आपसे वहाँ असहमत नहीं हूँ कि क्या दृष्टि थी, बात उसके क्रियान्वयन की है, और समय की सीमा हम कुछ और मुद्दों को छू लें। ठीक है। इसी कड़ी में मुझे फार्मर्स एजिटेशन भी याद आता है। तो उसके पीछे भी जो प्रावधान थे वो थोड़े बहुत बताए गए। मुझे ऐसे लॉजिकली लगता था कि ठीक बात है कि बिचौली हट जाएंगे, ये क्षमता होगी कि जो अधिक मुनाफा है वो सीधा किसान को प्राप्त हो जाए, अन्य इस प्रकार की बातें जो रही होंगी। पर जो आंदोलन हुआ वो भी बहुत लंबे समय तक चला, और बाद में सरकार ने वो वापस ले लिया। तो इससे ये छवि बनती है एक तो कि सरकार अपने ही निर्णयों को लागू करने के प्रति जितनी दृढ़ होनी चाहिए उतनी है नहीं। मुझे पता है आर्टिकल 370 के मामले में उन्होंने दिखाया वो, पर इस तरह बाद में जो छवि बन रही है, क्या कैसे देखते हैं आप इसको? मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं कि जो भी प्रावधान हम बनाते हैं, कहते हैं, पूरे राष्ट्र की सहमति के साथ आगे लेकर जाने की बात है। जो किसानों के समय के, मैं बताऊंगा कि जो आप आंदोलन की बात कर रहे हो, पूरा राष्ट्र आज भी जानते हैं। उनके बाद तो हम कहेंगे कि इलेक्शंस भी हुए, इलेक्शंस में जाने के बाद हम ज़्यादा सीट्स लेके आए, तो एक वर्ग में तो नहीं लेकर आए। नहीं, मैं अलग बात कर रहा हूँ। तो वो जो प्रावधानों की बाद में भी जितनी भी, मैं पंजाब की बात नहीं करूँगा, किसान का आंदोलन कहने के लिए तो राष्ट्रीय आंदोलन वो लोग बोलते थे। बाद में चुनाव हुए, बाद में चुनाव के बाद भी जितने भी सीट्स आई, आप जरूर से हम कहेंगे कि ज़्यादा सीट्स लेके आए। तो पूरे जन सामान्य, पूरे भारतवर्ष के लोग ये चीज़ों को मानते हैं। कई चीज़ें थी, मैं जरूर से बताऊंगा कि सरकार के जब जैसे हमारी सरकारें अभी तो 9 साल हुए, 9 साल हुए पूरे राष्ट्र में, मगर जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, जो चाहे गुजरात में हो, राजस्थान में, हर अलग अलग क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई गई, जो चलता था, मगर हर जगह पे हम ये मुद्दों के लेकर आगे गए, और मुद्दों के लिए
कृषि कार्य ये मानते, मैं जरूर से करूँगा कि कृषि कार्य जब मानते पूरा भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा अगर वोट की बात करेंगे, मत की बात करेंगे तो कृषि कार्य, और कृषि कार्यों के लिए जो अच्छी बातें हैं उनको एंडोर्स भी किया है। हाँ, जरूर से फिर से मैं कहूँगा कि कुछ एक छोटा सा वर्ग है, उनको नेशनल लेवल पे देखा जाए, कुछ तौर पे इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए कि उनके साथ कोई शक्तियाँ जुड़ी हुई कि जो भारतवर्ष की संस्कृति, भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था, भारतवर्ष की आगे जाने वाली बात, उनके दुश्मन भी रहे। जी, मैं आपकी बात से मुझे ऐसे याद आता है, उन दिनों में इस तरह के संकेत भी आते थे, कभी शायद सरकारी तौर पर आधिकारिक रूप से भी आए होंगे, या कई अखबार ऐसे लिखते थे कि खालिस्तानी जो समर्थक हैं वो भी उस फार्मर्स एजुकेशन बिल बिल्कुल के विरोध के उसमें समर्थन में आगे आए हैं। अब ये बात है, जब आप सुनते हो कि वहाँ से फंडिंग आ रही है, वहाँ से फंडिंग आ रही है, तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार की होती है ना, रोकेगा कौन? आम आदमी तो नहीं रोकेगा। इसी प्रकार से ये बात भी भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर आलोचना के रूप में आती है। जरूर से एक बात और जोड़ रहा हूँ कि कुछ बातें लागू करने से पहले उनके बारे में जिस तरह का कम्युनिकेशन करके जनमानस तैयार किया जाना चाहिए, वो करने में मतलब कहीं ना कहीं चूक रह जाती है। नहीं, मैं ये बिल्कुल अलग तौर से मैं इसको कहूँगा कि जनता जनार्दन की, जनमानस की जो मांगे हैं उनको ठीक से इम्प्लीमेंट हो, उनके लिए किया जाता है। मगर कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे लोग हैं कि जो नहीं चाहते, और ये भारत में हो रहा है, वो एक अनफॉर्चुनेट कहूँगा, मगर ऐसा पूरे वर्ल्ड में कि कई देशों में भी ये चीज़ें हम देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं फिर से करूँगा, मेरा यही आंसर रहेगा कि उनके बाद भी एंडोर्समेंट नरेंद्र भाई के प्रति और नरेंद्र भाई की नीतियों के प्रति रहा है जनता जनार्दन का, जरूर से हम कहेंगे। जैसे कोविड में के समय में इंटरनेशनल लोग, विकसित लोग जब देश के जो कहते हैं, उनके से भी बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे काम किया जा रहा है। और जैसे अपना भारत में रस्सी का संशोधन करना, इतनी बड़ी बस्तियों को के लिए इम्प्लीमेंट करना, इट इज़ ए अमेजिंग प्रोग्राम, अमेजिंग इम्प्लीमेंट साइड से। मगर भारत के प्रति आपने बताया कि जो फंडिंग के बारे में, फंडिंग में भी देखो कि कुछ एनजीओज ऐसे रहे हैं कि जिनकी उनका कवर कुछ अलग है, कार्य कुछ अलग है, उनके प्रति भी हम काम करते हैं। तो अशोक भाई, मुझे एक लाइट मैनर में ये बताने के लिए कहूँगा कि जब उनके प्रति जब दवाइयाँ करने ना, तो उनकी दवाइयाँ करते हैं, उनके प्रति जो उसकी ट्रीटमेंट करने का काम शुरू करते हैं सरकारी तौर पे और नरेंद्र भाई की नीतियों के तौर पे, तो उनका भी एक रेजिस्टेंस बनता है, और रेजिस्टेंस आता है कि उनकी बौखलाहट में से कुछ रेजिस्टेंस निकलता है। ऐसे कुछ न कुछ इसे डेफिनेटली ये चीज़ें हुई है। मगर एंटी नेशनल एलिमेंट के सामने लड़ने के लिए हम पार्टी के तौर पे और माननीय नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हम पूरे सज्ज हैं। तो ये जो बात आती है, अब 20 चॉइस की तरफ हम जाएंगे, तो एक तरफ अल्पसंख्यक कह दें या विशेष करके मुस्लिम समुदाय की तरफ से ये आरोप कि भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो सरकार है वो कुछ भेदभाव बरत रही है, और इस तरह का नैरेटिव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आता है। और आपने देखा होगा व्हाइट हाउस में जब उन्होंने प्रश्न लिया तो भी एक प्रश्न कुछ इस प्रकार का था। ये जो नैरेटिव बार बार आता है, इसके पीछे क्या कारण है? हालांकि वो बताते हैं कि भाई जो आवास व्यवस्था की गई तो सबके लिए है, या जिस भी रूप में सरकार की योजना है वो सबका लाभ करा रही हैं, सड़क बन रही है, बिजली आ रही है, पानी है, जो सारी बातें। मगर ये छवि जो है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं, और इसका क्या उपचार आपको लगता है प्रवक्ता के रूप में? देखिए, नरेंद्र भाई की जो छवि है और नरेंद्र भाई अपने आप में जो व्यक्तित्व है, वो पूरे राष्ट्र के लिए समर्पित है। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग लीडर आता है, और स्ट्रॉन्ग लीडर ये बात लेकर आता है कि भारत की भूमि की मूलतः जो स्वभाव है, वो स्वभाव के साथ हमको आगे बढ़ना है। वो आर्थिक नीति के तौर पे हो, वो सामाजिक व्यवस्था के तौर पे हो, वो अपने आप की। जब मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि समय कम है, एक और रेफरेंस में आपके विचार जानना चाहता हूँ। और आपकी बात से मुझे याद आता है, वो बहुत सूत्रात्मक बात कहते हैं मोदी जी, तो वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो अब सबका प्रयास किस किस दिशा में हो रहा है, उस बात को लेते हुए जो असंतोष है ना, जो कि उनका हम माने कि भारतीय जनता पार्टी का मेजॉरिटी वोट बैंक, अगर हम कहें सो कॉल्ड वोट बैंक जो होता है, तो हिंदुओं के भीतर असंतोष इस बात का है कि जो मंदिर हैं उन पर तो सरकारी नियंत्रण है, और अन्य जो धर्मावलंबियों के
स्थल है, चाहे चर्च है, मस्जिद इत्यादि है, गुरुद्वारे इत्यादि हैं, वहाँ पर सरकारी नियंत्रण नहीं है। तो आप अगर जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो वो मंदिर या हिंदू जाति हिंदू समुदाय के विकास के लिए ही नहीं प्रयोग होगा, वो टैक्स में होकर फिर वो कहीं और ही जा रहा है वो। तो ये स्थिति का निराकरण नहीं होने से भी एक असंतोष है। इसका वोट बैंक के रूप में या वोटों पर फर्क पड़ेगा कि नहीं वो तो मुझे पता नहीं, पर क्या कहते हैं आप इस बारे में? मैं पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई के नेतृत्व में, नरेंद्र भाई अपने आप में किसी को वोट बैंक नहीं मानते हैं। जो हिंदुस्तान की मूल स्वभाव और मूल व्यवस्था के ऊपर जो विश्वास करे, उनके मूल्यों पर विश्वास करे, वो सब हिंदू है। अच्छा, अभी बताइए, मुझे मंदिरों पर नियंत्रण हटना चाहिए। मैं छोटी सी मैं एक बात बताऊंगा। मैं पूरे फिर से मुझे वहीं पर जाना पड़ेगा, वही बिंदु के ऊपर कि हम जब बात करते हैं तो भारत की मूल व्यवस्था पर वी आर ग्रोइंग, और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जब ग्रो होती है तो उनके साथ उनके रेजिस्टेंस करने वाले लोग भी आते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता है रुख हवाओं का, जिधर का है उधर के हम है, वो करने वाली बात अब चली गई। अब हमको जो करना है उनके प्रति हम आगे बढ़ते हैं, जो हमने कहा है वो करेंगे और करते रहे हैं। तो जैसे 370 की बात करें, नरेंद्र भाई ने जब राम जन्मभूमि की बात करें, ऐसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हम करते हैं और हम उनके प्रति भी हो सकता है हम आगे जाएंगे वो बात के लेके। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात करते हैं, उनकी पूरे में जो भी नागरिक है, भारत की व्यवस्था में मानने वाले नागरिक है, उनके प्रति सम्मान पूरा, तो किसी के लिए अपीजमेंट टू नन एंड जस्टिस टू ऑल, और वही होना चाहिए राष्ट्र में, और वही बात करके नरेंद्र भाई आगे बढ़ रहे हैं। तो हम फिर से बताएंगे कि कभी भी कोई नागरिक के प्रति न दुर्व्यवहार हुआ है। अगर माइनॉरिटी की बात करें तो मुस्लिम जन समुदाय जितना भारत में सुखी है उतना पाकिस्तान, आप हम देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया की बात चले 1 साल के, आप देख रहे हो कि कहाँ पे वहाँ पे व्यवस्था है, और वो भी चाहते हैं कि नरेंद्र भाई जैसी लीडरशिप होनी चाहिए। तो और गुजरात में जब नरेंद्र भाई सीएम रहे, प्रधानमंत्री रहे 9 साल से, कभी भी कोई कम्युनिटी का आप ग्राउंड लेवल पे जाके बात करते हैं तभी मुस्लिम समुदाय दे आर फ्लरिश। आप गुजरात की बात करते हो, दे आर फ्लरिश। मगर हाँ, उनके नाम पे जो लोग राजनीति करते हैं वो अलग बात है, और मुस्लिम अपने आप में जो ग्रो हो रहे हैं वो दोनों अलग बात है। हाँ, तो जय भाई आपकी बात बड़ी महत्वपूर्ण है, और ये मुझे लगता है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को भी सुननी चाहिए, और मुझे पता है कि वो आपसे असहमत होंगे, और वो एक खंडित दृष्टि है, विभाजित दृष्टि है, ऐसा देखते हैं। पर प्यार की परिभाषाएं सब अपने अपने हिसाब तय करते हैं, और उसमें जो वो भी देखो बताते हैं कि हम प्यार की दुकान, नफरत, देखिए नफरत नहीं, प्यार की दुकान बताते हैं। प्यार कोई बिकने वाली बात है क्या? जब बोलते हैं कि प्यार की दुकान क्या होता है? तो इज ए पॉलिटिक्स इज अ बिजनेस। हम राहुल गांधी की जो ये बात करते रहते, और देखो विदेश में जाके भारत की छवि खंडित करने वाली बात, भारत को विभाजित करने वाली बात, भारत के प्रति द्वेष, रोष, और भारत में रहकर वहाँ पे पनपने के बाद भारत के प्रति जो दुश्मनावट के भाव रखते हैं और खंडित विभाजित करने वाले लोग रहते हैं, उनको हम बताएंगे क्या? और तो ऐसे बात जब करते हैं वो दुकान की बात करते हैं, हम दुकान की बात नहीं करते हैं। हम उसको भारत का राष्ट्र बहुत बड़ा है और विविधताओं से परिपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भी इतनी सारी बातें हो रही हैं कि बातें बहुत दूर तक जाती हैं, और समय कहता है कि अब बस कर दिया जाए। तो विकास यात्रा रुके नहीं, लेकिन कार्यक्रम के विराम की तक पहुंच गए हैं। जयेश जी, आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक भाई, आपका पूरा विद्वत्पूर्ण हमने अपने प्रश्न किए और हमारे बात रखने के लिए मौका दिया, धन्यवाद आपको। तो आप हमारे साथ जुड़े, आपको भी शुभकामनाओं के साथ आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें।